आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में और यह समझने वाले हैं कि इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तव में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या सच में 8वें वेतन आयोग से भारत की अर्थव्यवस्था में 8 लाख करोड़ का बड़ा बदलाव आने वाला है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी के मन में होगा। तो चलिए इस विषय को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि 8 लाख करोड़ का मतलब वास्तव में क्या है। देखिए, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में वृद्धि होगी। इसी आय वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में लगभग 7 से 8 लाख करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि किसी एक व्यक्ति को मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में वेतन, पेंशन, खर्च और निवेश बढ़ने से होने वाले संभावित आर्थिक प्रभाव का एक अनुमान है। अब सवाल उठता है कि यह पैसा आएगा कहां से? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, लाखों पेंशनर्स हैं और बाद में कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधित करती हैं। जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है तब उनका खर्च भी बढ़ता है। कुछ लोग नया घर खरीदते हैं तो कोई नई कार लेता है, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई पर अतिरिक्त खर्च करते हैं, कुछ अपनी बैंक में बचत बढ़ाते हैं और कुछ एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसी तरीके से बाजार में पैसा घूमने लगता है और अर्थव्यवस्था में गति आती है। अब अगर हम बात करें कि कर्मचारियों के लिए इसका क्या असर होगा, तो यह बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। यदि आपकी मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है तो सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं बढ़ती है, इसके साथ साथ आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ता है, आपका टीए यानी ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ता है, आपका डीए यानी डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है और अगर हम कहें तो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी असर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपका कुल पैकेज पहले से बहुत बड़ा हो सकता है। पेंशनर्स के लिए यह क्या मायने रखता है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट यह नहीं कहती कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, लेकिन यदि 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन होता है तो उसका लाभ पेंशनर्स को भी मिल सकता है। संभावित बदलाव में मूल पेंशन का संशोधन शामिल हो सकता है, डियरनेस रिलीफ की नई गणना की जा सकती है, फैमिली पेंशन में संशोधन किया जा सकता है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा की जा सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अभी इनमें से कोई भी फैसला अंतिम नहीं हुआ है। अगर सेविंग्स बढ़ने की बात करें तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछली पे कमीशन के बाद लोगों ने सिर्फ खर्च ही नहीं बढ़ाया बल्कि बचत और निवेश भी बढ़ाया है। उदाहरण के लिए देखें, लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में निवेश बढ़ाया है, एसआईपी में निवेश बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ाया है, इंश्योरेंस के जरिए अपनी सुरक्षा बढ़ाई है और अपने पीएफ में भी निवेश बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ खर्च ही नहीं बढ़ा है बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होने वाला है। यदि लाखों लोगों की आय बढ़ती है तो सबसे पहले फायदा किन क्षेत्रों को मिल सकता है? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, एफएमसीजी सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी मांग बढ़ सकती है और हेल्थ केयर सेक्टर में भी वृद्धि संभव है। सभी इन क्षेत्रों में मांग बढ़ने से कंपनियों का कारोबार बढ़ सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। लेकिन यहां एक बात यह भी समझनी चाहिए कि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि वेतन और पेंशन बढ़ता है तो सरकार का खर्च भी बढ़ता है, इसलिए सरकार को यह भी देखना होगा कि बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा, राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है, राज्यों पर कितना बोझ आएगा और यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। यह बहुत जरूरी है कि आप समझें कि अभी तक क्या फाइनल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं हुआ है, नई पे मैट्रिक्स जारी नहीं की गई है, मिनिमम सैलरी अभी तय नहीं की गई है, पेंशन रिवीजन का अंतिम फॉर्मूला भी जारी नहीं हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इसके लागू होने की अंतिम तारीख भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। इसलिए पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स सर्विसमैन को यह समझना बहुत ही जरूरी है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां 8वें वेतन आयोग की टेबल तक जारी कर दी गई है या उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये सभी बातें अभी अटकलें हैं। हम यहां आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही सरकार 8वें वेतन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक रिपोर्ट, सिफारिश या आदेश जारी करेगी, हम सबसे पहले आपको पूरी जानकारी बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझा देंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि आपको केवल सही और प्रामाणिक जानकारी ही मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसी किसी भी खबर या अपडेट को ना मिस करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को हम नियमित रूप से सभी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी समझ लें जो हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछे हैं। एक सवाल आया है कि क्या 8वें पे कमीशन में बेसिक पे गुणा होता है? अगर किसी की बेसिक पे 14,175 रुपए है और उसकी एडिशनल पेंशन 4,253 रुपए के हिसाब से आ रही है तो क्या यह भी गुणा होगी? तो इसका जवाब हां है। आपकी सर्विस पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो या एडिशनल पेंशन हो, ये सभी नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ेंगे। फिटमेंट फैक्टर सभी पर लागू होता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मेडिकल आधार पर डिस्चार्ज होने वाले सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है? अगर किसी की कैटेगरी 20% डिसेबिलिटी की थी लेकिन बाद में यह 20% से कम मानी गई तो क्या वो व्यक्ति डिसेबिलिटी पेंशन पाने का पात्र है? ऐसे प्रश्नों के लिए हमारा कानूनी समूह आपको विस्तृत जानकारी दे सकता है। यदि आपको लगता है कि आप डिसेबिलिटी पेंशन के पात्र हैं तो अपने सभी चिकित्सा दस्तावेजों के साथ संपर्क करें। कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्या एमएसपी का लाभ मिलेगा। देखिए, एमएसपी यानी मिनिमम स्टेटर्ड पेंशन का सीधा लागू साल 2006 से पहले वालों को नहीं है, लेकिन अगर आपको OROP 3 के तहत बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है तो एमएसपी भी उस पर लागू हो जाती है। अगर आपकी पेंशन में किसी भी तरीके की रिवीजन हुआ है तो आपको OROP 3 का लाभ जरूर से मिलना चाहिए। अपनी बेसिक में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी की जांच करें। अगर बढ़ोतरी हुई है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है तो आप CPGRAM के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक और सवाल यह आया है कि अगर किसी के पीपीओ में पे लेवल की समस्या है तो क्या किया जा सकता है? अगर सिपाही रैंक से पेंशन मिल रही है तो पे लेवल 3 दिखना चाहिए। अगर नायक रैंक से मिल रही है तो पे लेवल 4 दिखना चाहिए। ऐसी समस्या होने पर अपने पीपीओ को साझा करें और विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। यदि आप एक सब्सक्राइबर हैं तो हम विशेष ध्यान देकर आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर किसी की पेंशन में किसी वजह से ऑर्डिनरी रेट लागू हो गई है तो उसे ठीक करवाया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण पीपीओ की जरूरत होती है। जब तक आप अपनी पीपीओ शेयर नहीं करते तब तक सही जानकारी देना संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और हम सब्सक्राइबर्स को प्राथमिकता देते हैं। यह भी याद रखें कि व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते समय सभी सवालों के जवाब तुरंत नहीं दिए जा सकते। कई बार जवाब देने में समय लगता है क्योंकि हमारे पास दैनिक आधार पर बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हम हर सवाल को महत्व देते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। अगर आपको अपनी पेंशन से संबंधित कोई समस्या है या आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी पेंशन मिलनी चाहिए तो बिना झिझक हमसे संपर्क करें। हमारा कानूनी समूह आपकी सहायता के लिए सदा तैयार है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस ना करें। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर नई और आधिकारिक जानकारी हम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और नोटिफिकेशंस को चालू रखें। तो यही थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी स्थिति समझ में आ गई होगी। आपके सभी सवालों और सुझावों के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद।